शहर का नाम संस्कृत शब्द नासिका से आया है, जिसका मतलब है नाक, क्योंकि नासिक वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और यहीं से रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था। और हाँ, क्या आपको पता है कि नासिक उन 4 शहरों में से एक है जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला होता है। लेकिन नासिक सिर्फ प्राचीन मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये सिटी अपनी वाइनरीज के लिए भी जाना जाता है, जो नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बनाती है। सोचो, एक ऐसा शहर जहां आपको टेम्पल्स के साथ साथ विनीयार्ड्स भी मिले। एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन है ना। और क्या आपको ट्रैकिंग पसंद है? क्योंकि एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी नासिक किसी स्वर्ग से कम नहीं। ब्रह्मगिरी के रिवर्स वाटरफॉल्स, हरिहर फोर्ट की सीढ़ियाँ और साउथ गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के ओरिजिन पॉइंट तक ट्रैक करके जाना, ये सिर्फ फिजिकली चैलेंजिंग नहीं है बल्कि एक विजुअल ट्रीट भी है। और फूडीज के लिए भी नासिक एक हेवन है। यहाँ का मिसल पाव फेमस है, जो कि एकदम स्पाइसी, टैंगी और क्रंची होता है। अगर आपने नासिक जाकर ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, वाइन लवर हो या फिर एडवेंचर सीकर, अगली बार जब आप महाराष्ट्र का टूर प्लान करो तो नासिक को अपने लिस्ट में जरूर इंक्लूड करना। आज के वीडियो में मैं आपको नासिक के उन सभी पर्यटन स्थलों में लेकर जाऊंगी जहाँ भगवान श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था। साथ में ही हम त्र्यंबकेश्वर और सुला विनीयार्ड्स भी घूमने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्निग्धा एंड वेलकम टू स्निग्धा द एक्सप्लोरर। अभी मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ। अगर आप नासिक आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे नासिक ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नासिक कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर घूमने लायक टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं और ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस मैंने कैसे कवर की थी। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को नासिक कितने दिनों का ट्रिप प्लान करके जाना चाहिए ताकि आप सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आराम से कवर कर सके। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं हमारा सफर। तो फ्रेंड्स, नासिक तक पहुंचने की शुरुआत मैंने मुंबई से की थी। मुंबई से नासिक तक का सफर मैंने ट्रेन में तय किया था और नासिक रेलवे स्टेशन से बाहर आपको पंचवटी जाने के लिए बहुत सारी बसेस और कैब्स मिल जाएंगी। नासिक में रहने के लिए आपको पंचवटी के आसपास बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। अगर आप त्र्यंबकेश्वर में रुकना चाहते हो तो वहाँ का ऑप्शन भी है। नासिक आने के बाद आप स्कूटी या कैब रेंट कर सकते हो। बाइक रेंटल शॉप बस स्टैंड और पंचवटी के आसपास में ही मिल जाएंगी। बाइक रेंट 200 से लेकर 500 के हिसाब से मिलता है और अगर आप कैब बुक करना चाहते हो तो 1000 to 1500 के हिसाब से मिलेगी। दोस्तों, नासिक के ट्रिप प्लान में आप ये सारे टॉप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हो। तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ का फेमस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नासिक से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और जो कोई भी नासिक दर्शन के लिए आता है वो त्र्यंबकेश्वर जरूर दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप नासिक से बस ले सकते हो या फिर कैब बुक कर सकते हो। तो गाइज, आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पर आ गए हैं। सावन का महीना है और हम मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। क्या आपको पता है गोदावरी नदी का ओरिजिन नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ से दक्षिण गंगा की शुरुआत होती है और ये देश की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाइयों पर एक छोटा सा गोमुख है जहाँ से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। ये स्पॉट बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि शिव जी ब्रह्मगिरी पर्वत की एक चट्टान पर अपने बालों से आघात करते हैं और वहीं से गोदावरी नदी प्रकट होती है। यह जगह ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर के नाम से गूगल मैप्स पर भी लिस्टेड है। गोदावरी नदी अपनी इसी महत्वता के कारण दक्षिण गंगा कहलाती है। बाद में महर्षि गौतम ने गोदावरी नदी के प्रवाह को रोकने के लिए कुशाव्रता कुंड का निर्माण किया, जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। उस कुंड पर स्नान करने के बाद लोग मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद के नजारों के क्या ही कहने। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर यहाँ आ गया हो। आप वीकेंड पर किसी पॉपुलर मंदिर पे जाओ और भीड़ ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? और ये तो सावन का वीकेंड है, हमारे भोलेनाथ का फेवरेट महीना। अंदर आने के बाद मुझे एंट्री की 2 लाइंस दिखाई दी। ये वाली VIP क्यू थी जिसमें 200 पर हेड के हिसाब से देना होता है जल्दी एंट्री के लिए। वो अलग बात है, लाइन देखकर ऐसा लग नहीं रहा जल्दी एंट्री हो पाएगी। थोड़ा आगे जाकर हमने फ्री एंट्री वाली लाइन भी देखी और ये भी बहुत लंबी थी।
अब मैं ठहरी एडवेंचर फ्रीक। मैंने फ्री एंट्री वाली लाइन ज्वाइन कर ली और फिर क्या था, हमें 6 घंटे लग गए। जी हाँ, पूरे 6 घंटे सिर्फ मंदिर के अंदर पहुँचने में। पर सच बताऊं तो ये वेट बिल्कुल वर्थ इट था। हाँ, पर अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आओ तो एंट्री जल्दी हो सकती है। सो फाइनली 6 घंटे लाइन में लगने के बाद हम अंदर आ ही गए। ट्रस्ट मी गाइस, वो थकान, वो भीड़, सब कुछ एक साइड हो जाता है जब आप मंदिर के अंदर पहुंचते हो। गुरुपाक्ष विश्वरूप सदाशिव शरणम भवभूतेश करुणाकर शंकर हरशंभो महादेव विश्वेशा अमरवल्लभ शिवशंकर सर्वात्मा नीलकंठ नमोस्तुते। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आर्किटेक्चर वाकई कमाल की है। यह मंदिर ब्लैक स्टोन से बनी हुई है जो इसकी ब्यूटी में 4 चांद लगा देती है। मंदिर का शिखर ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन स्टाइल में है और मंदिर में 3 मुख वाले शिवलिंग का दर्शन भी होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। यहाँ का आर्ट एंड डिजाइन के तो क्या ही कहने। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चरल मास्टरपीस भी है। इसके बाद हम निकल पड़े अहिल्या डैम देखने। ये त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बिल्कुल पास में है। अगर आप नेचर लवर हो या फोटोग्राफी के शौकीन तो यह जगह आपके लिए एक हिडन जेम है। ये जगह है ना, इस मौसम में कितनी खूबसूरत लग रही है। दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ और ढेर सारे वाटरफॉल्स। यहाँ के पहाड़ इतने खूबसूरत है, मैं सोचती हूँ कितने लकी है ये लोग जिनके यहाँ पे घर है। शहरों की भाग दौड़ से दूर कुछ सुकून के पल जीते हुए। बारिश के टाइम अगर यहाँ आओगे तो इन पहाड़ों से अनेक झरने देखने मिलते हैं और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, शांत और खूबसूरत। फिर हम पहुँच गए अहिल्या डैम के छोटे वाले वाटरफॉल स्पॉट पर। बारिश के मौसम में तो यह जगह बिल्कुल जन्नत लगती है। हर जगह ग्रीनरी, ठंडी ठंडी हवा, झरने। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, सिर्फ मैं और ये खूबसूरत नजारे। डे 2 तो आज हमारी शुरुआत होती है तपोवन से। यहाँ आते ही लगता है जैसे मंदिरों का मेला लग गया हो। हर तरफ बस मंदिर ही मंदिर। यहाँ पर गोदावरी और कपिला नदियों का संगम होता है। जी हाँ, वही गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं। इस जगह पर ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, मुक्ति तीर्थ, रुद्रा कुंड, अग्नि तीर्थ और भी अनेक पवित्र कुंड मिलेंगे। सब मिलकर एकदम 8 कुंड का कॉम्बो ऑफर है। यही वो जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। कहानी ये है कि रावण ने भी इसी जगह से सीता माता का अपहरण किया था। श्री कालाराम टेम्पल। अब अगला स्टॉप है श्री कालाराम मंदिर। ये गोराराम मंदिर और सीता गुफा से 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ के राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी की मूर्तियाँ सभी काले रंग के पत्थर से बनाई हुई हैं, इसीलिए इसे कालाराम मंदिर कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ की मूर्तियाँ स्वयंभू रूप में गोदावरी नदी से मिली थी और 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बहुत पहले यहाँ पर एक पर्ण कुटी हुआ करती थी। अभी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का कैंपस तो इतना खूबसूरत है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर नंगे पैर चलने का भी अपना एक अलग ही मजा है। बाहर आकर हमने ढेर सारी फोटोज ली और फिर निकल पड़े अगले स्टॉप की ओर, सीताहरण एग्जीबिशन। अब हम पहुंच गए हैं सीताहरण एग्जीबिशन। ये सीता गुफा के बिल्कुल सामने है और एंट्री फीस बस 1 रुपए। कितना अफोर्डेबल है ना। यहाँ एक गौशाला भी है जहाँ पर आप 10 रुपए में गाय को खिलाने का सुख ले सकते हो। शॉपिंग लवर्स के लिए तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ 50 रुपीज में ज्वेलरी और बैग्स मिल जाते हैं और इतने सारे ऑप्शंस है कि आप सच में कंफ्यूज हो जाओगे क्या लूं क्या नहीं। सीता गुफा
फिर हम सीता गुफा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की लाइन इतनी लंबी है कि लगता है सब लोग यहीं रुक गए हैं। सीता गुफा वही जगह है जहाँ सीता माँ ने रावण के भाई खरदूषण और उसके 14,000 राक्षसों से बचने के लिए कुछ दिन बिताए थे। यहाँ उन्होंने शिव जी की तपस्या भी की थी। गुफा के बाहर आपको 5 बड़े बरगद के पेड़ मिल जाएंगे जो वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र किए गए हैं। इन्हीं 5 पेड़ों की वजह से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा है, श्री गोराराम टेम्पल। और अब हम श्री गोराराम मंदिर में हैं। यहाँ राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियाँ सफेद संगमरमर से बनी हुई है, इसीलिए इसे गोराराम मंदिर कहते हैं। यह पूरा मंदिर लकड़ी से बना है और यह लगभग 200 साल पुराना है। कितना यूनिक है ना। पंचवटी। फाइनली मैं पंचवटी के पवित्र घाट पर आ गई हूँ। पहले नजर आता है रामकुंड। कहते हैं वनवास के दौरान श्री राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ गोदावरी नदी में स्नान करते थे। पंचवटी में 3 घाट है, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। सभी भक्त यहाँ स्नान करके नासिक दर्शन शुरू करते हैं और यहाँ हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेला भी होता है। अरुणा, वरुणा और गोदावरी नदियों का संगम के कारण इस जगह को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो यहाँ से गोदावरी नदी आ रही है और अरुणा नदी और वरुणा नदी जमीन के नीचे से आती है यहाँ, तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। जैसे गंगा का नॉर्थ इंडिया में महत्व है, वैसे यहाँ गोदावरी का भी है। लोग यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने भी यहीं अपने पिता दशरथ महाराज का पिंडदान किया था। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सोमेश्वर वाटरफॉल, सुला विनियार्ड्स, गंगापुर डैम के नजारे दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत दिन लगे मुझे ये वीडियो बनाने में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी तो जरूरी है ना, अभी तो मुझे और लोकेशंस की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।